नमस्कार। डेस्टिनेशन आईएएस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। पॉलिटी का जो टेस्ट सेक्शनल टेस्ट हमारा हुआ था उसका डिस्कशन आज हम लोग देख रहे होंगे। टेस्ट देने आए कुछ लोगों का ये कंसर्न था कि कौन सी किताबें हम पढ़ें पॉलिटी के लिए। तो हमेशा एक चीज़ को ध्यान में रखेंगे कि इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस, भारतीय शासन व्यवस्था अपने आप में एक डायनेमिक सब्जेक्ट है। तो इसको कंप्लीट करने के लिए सुभाष कश्यप टाइप कोई एक बेसिक किताब तो आप पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। इसके अतिरिक्त करंट अफेयर्स से संबंधित जो भी आपको न्यूज़पेपर में आर्टिकल्स या अन्य खबरें आती हैं उनसे भी आप अपने को अपडेट रखेंगे तो पॉलिटी आपका बहुत अच्छे तरीके से न सिर्फ पीटी प्रोस्पेक्टिव से बल्कि मेंस प्रोस्पेक्टिव तैयार हो जाएगा। तो आइए देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चंस थे और उन क्वेश्चन कैसे कर सकते थे, या कुछ ऐसे क्वेश्चंस जिनका आपको एब्सोल्यूट आंसर नहीं भी पता था तो एलिमिनेशन टेक्निक के थ्रू आप उनके ठीक ठाक आंसर तक कैसे पहुंच सकते हैं। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा समादेश, कौन सा रिट किसी अवैध व्यक्ति से सरकारी पद को बचाने के लिए जारी किया जाता है। आप लोगों को पता होगा कि आर्टिकल 32 या 226 के तहत रिट वगैरह जारी करने का काम सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट करते हैं फंडामेंटल राइट्स के प्रोटेक्शन के लिए। उसमें भी सुप्रीम कोर्ट केवल मूल अधिकारों के संरक्षण के लिए रिट जारी कर सकता है, जबकि अन्य मामलों के लिए आपको रिट वगैरह जारी करने के लिए हाई कोर्ट को ऑथराइज किया गया है। एग्जाम में आपसे आर्टिकल पूछें तो आर्टिकल 32 और 226 ध्यान में रखेंगे। अवैध व्यक्ति से सरकारी पद को बचाने के लिए अधिकार परीक्षा, सरकार एक व्यक्ति से पूछती है कि भाई बताओ उस सरकारी पद पर या उस सरकारी लाभ पर जो तुम दावा कर रहे हो वो किस अधिकार से कर रहे हो, क्या तुम्हारे पास ऑथोरिटी है, क्या क्वालिफिकेशन है। तो ये सारी चीजें आपको अधिकार परीक्षा के तहत आपको पूछी जाती है। इंग्लिश में इसको को वारंटो कहते हैं। दूसरे क्वेश्चन में निम्नलिखित में से कितने कथन सुमेलित नहीं है। ये भी ध्यान देना होता है आपको कि ह्यूमन एरर्स कम से कम आप एग्जाम में करें। अक्सर इनमें से कौन से स्टेटमेंट सही है या कौन से स्टेटमेंट सही नहीं है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इस एक वर्ड के कारण आप सही आंसर जानते हुए भी गलत आंसर को ऑप्ट कर देते हैं। तो यहाँ 4 केसेस दिए गए हैं। सज्जन सिंह का जो वाद है वो ठीक है 1965 का है। गोलकनाथ वाद भी 1967 का है। हाउएवर शंकरी प्रसाद वाद और के गोपालन वाद के ईयर बदल दिए गए। शंकरी प्रसाद वाद 1951 का है। इस केस में आपको ये फाइनल जजमेंट दिया गया था कि फंडामेंटल राइट्स को पार्लियामेंट अमेंड कर सकती है। वहीं एक और लैंडमार्क जजमेंट था 1967 का गोलकनाथ मामला, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था ना कि डीपीएसपी के इम्प्लीमेंटेशन के लिए फंडामेंटल राइट्स में अमेंडमेंट नहीं किया जा सकता है। अब इस चीज को समझेंगे, डीपीएसपी सामाजिक न्याय लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए बनाए गए हैं। तो ऐसा कभी कभी हो सकता है कि ओवरऑल समाज के का बेटरमेंट सोचेंगे तो किसी एक व्यक्ति के अधिकारों का हनन हो सकता है। जैसे उस समय 1967 में तो 7 मूल अधिकार रहे थे ही, बल्कि ठीक है उसमें से एक संपत्ति का मूल अधिकार भी शामिल था। तो लेट से अगर आप बोलते हैं कि धन का इक्वल वितरण आपको करना है समाज के मध्य, तो इसके लिए क्या करेंगे कि एक व्यक्ति के पास अधिक धन है तो उससे धन हम सीज कर लेंगे और बाकी लोगों में इवनली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो ओवरऑल देखिए तो डीपीएसपी के हिसाब से ये चीजें सही है, लेकिन कहीं ना कहीं उस व्यक्ति के फंडामेंटल राइट्स को क्या किया जा रहा है, सीज किया जा रहा है। और इसी बात को कोर्ट ने कहा कि डीपीएसपी को इंप्लीमेंट करने के लिए आप फंडामेंटल राइट्स में चेंजेस नहीं ला सकते हैं। बहरहाल क्वेश्चन पे अगर आए तो 2 स्टेटमेंट फिर आपके सही हैं और 2 इसलिए गलत हैं क्योंकि दोनों के ईयर म्यूचुअली बदल दिए गए हैं। और 4 स्टेटमेंट में से कितने सही हैं तो 2 सही हैं, कितने सही नहीं है तो 2 सही नहीं है। फिर आपका आंसर बी हो रहा होगा। अगेन आई एम वार्निंग यू कि इस चीज को अगर आप ध्यान में रखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू और विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट ट्रू, तो आपके ह्यूमन एरर वहां एग्जामिनेशन हॉल में थोड़े कम होंगे और यही 1-2 मार्क्स के कारण कई लोग आपको कट ऑफ को नहीं पार कर पाते हैं। तो ह्यूमन एरर जितना ही आपका कम होगा उतना ही आपके एग्जाम को क्लियर करने के चांसेस बहुत इनहेंस, बहुत अच्छे हो जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट में गठित अब तक की सबसे बड़ी पीठ कौन सी बनाई गई है जिसमें 13 न्यायाधीश थे? तो ये केशवानंद भारती मामले में बनाई गई है। 1973 का ये केस था।
केशवानंद भारती एक बाबा थे वर्सेस स्टेट ऑफ केरला ये केस था। और इस 13 न्यायाधीशों के भी जो आपको ये जो संवैधानिक पीठ थी इसकी अध्यक्षता की थी जस्टिस सीकरी साहेब ने। इंदिरा गांधी चूंकि उस समय बहुत स्ट्रांग प्रधानमंत्री थी, तो आप ऐसे भी सोचिए कि कोई अगर व्यक्ति बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है तो उसके अगेंस्ट एक व्यक्ति आवाज उठाने की जरूरत नहीं कर पाता है। इसीलिए बहुत स्मार्टली कोर्ट ने क्या किया कि 13 लोगों का एक आपको बेंच बना दिया। और केशवानंद भारती मामले से क्या निकल करके आता है कि एक संविधान का मूल ढांचा होगा, और ये ढांचा क्या है, कैसे होगा, इसको टाइम टू टाइम सुप्रीम कोर्ट स्वयं डिफाइन करेगा। और पार्लियामेंट यूं तो संविधान में मेजर चेंजेस कर सकती है, हाउएवर इस मूल ढांचा में चेंज करना उनको अलाउड नहीं है। तो इसका आंसर फिर क्या हो जाएगा, आपको 13 न्यायाधीश वाला केशवानंद भारती होगा। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत वर्तमान में मूल ढांचे का भाग नहीं है? विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच शक्तियों का पृथक्करण, separation of powers between the legislature, executive and judiciary. Yes, of course it is a part of your basic doctrine of Indian Constitution. आर्टिकल 50 भी अगर आप पढ़ेंगे ना तो उसमें बोला गया है कि कार्यपालिका अपना काम करे, न्यायपालिका अपना काम करे, दोनों एक दूसरे के मामलों में दखल ना दे। ठीक है, आर्टिकल 122 वगैरह भी देखेंगे तो उसमें यही बातें कही गई हैं। मौलिक अधिकारों और राज्य की नीति निर्देशक तत्वों के बीच सामंजस्य और संतुलन, ये भी चीज कोर्ट ने एक मिनर्वा मिल्स मामला था। इन सारे फैक्ट्स को आप चाहें तो अपनी कॉपी में नोट डाउन करते हुए चल सकते हैं कि मिनर्वा मिल्स मामला था 1980 का, और इसी जजमेंट में आपको सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व किसी रथ के दो पहियों के तरीके से हैं, और रथ को अगर सुचारू तरीके से चलाना है तो दोनों पहिए इंपॉर्टेंट हैं। तो इसीलिए इस चीज को भी बेसिक डॉक्ट्रीन के तहत रखा गया। However, जहां पर राजनैतिक स्वतंत्रता लिखा गया है ना, ये राजनीतिक स्वतंत्रता आपको मूल ढांचे में नहीं बताया गया। वैयक्तिक स्वतंत्रता जो आर्टिकल 21 है उसको माना गया है बेसिक डॉक्ट्रीन में। तो फिर इनमें से कितने स्टेटमेंट आपको क्या है, भाग नहीं है, तो बस ये तीसरा वाला नहीं है। दैट मीन्स राइट आंसर वुड बी योर ए। जिला न्यायालय के संबंध में दो स्टेटमेंट दिए गए हैं कि जिले में सर्वोच्च न्यायिक प्राधिकारी ये होता है, जिला न्यायाधीश होता है। अगला कि इनकी पद स्थापना, पदोन्नति उच्च न्यायालय के परामर्श से राज्यपाल करते हैं तो करते हैं। दैट मीन्स दोनों स्टेटमेंट आपको सही। अधीनस्थ न्यायालय आपको सबऑर्डिनेट कोर्ट आर्टिकल 233 से 237 के बीच बताए गए हैं, और इन आर्टिकल्स में बताया गया है कि जो जिला न्यायाधीश होगा वो जिले में सर्वोच्च न्यायिक अधिकारी होगा। उसके लिए निर्हता क्या होनी चाहिए, क्या योग्यताएं होनी चाहिए? तो पहला चीज कि वो किसी अन्य सरकारी सेवा में ना हो, दूसरा चीज कि हाई कोर्ट के द्वारा अनुशंसित हो, और 7 सालों से अधिवक्ता के पद पर, न्यूनतम 7 सालों से अधिवक्ता के पद पर कार्यरत हो। ठीक है, तो इसका आंसर फिर सी हो जाएगा। अक्टूबर 1947 में जम्मू कश्मीर के विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने वाले अंतिम शासक कौन थे? राजा हरि सिंह थे। ये संभव को पता होगा। ये आप लोगों में से बहुत लोगों को नहीं पता होगा कि इस व्यक्ति ने फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट किया था, और अक्टूबर 1947 में पाकिस्तान के तरफ से आपको पश्तून कबीलाई आक्रमण होता है, और उस समय तक जितने भी देसी राजे रजवाड़े थे उनको ऑप्शन दिया गया था कि या तो आप भारत में विलय करिए या तो पाकिस्तान में। शुरू में ये व्यक्ति कहीं नहीं आना चाहता था, बहुत सारे लोग कहीं नहीं आना चाहते थे, सारे लोग इंडिपेंडेंट तरीके से रूल करते थे। हमारा सौभाग्य है कि हमारे पास सरदार पटेल टाइप व्यक्ति थे जिनको भारत का बिस्मार्क भी कहते हैं। तो इस कबीलाई आक्रमण को आपको जम्मू एंड कश्मीर राज्य नहीं संभाल पाता है, वो भारत से मदद मांगता है। नेहरू जी तुरंत मदद देने को तैयार थे, लेकिन सरदार पटेल बोलते हैं कि रुको कुछ दिन, वेट एंड वॉच। और हरि सिंह को पत्र लिख के बताया जाता है कि सर हम लोग तब तक आपको मिलिट्री सपोर्ट नहीं देंगे जब तक आप पूर्णतया भारत में नहीं मिलेंगे। आखिर भारत दूसरे किसी राज्य के मामले में क्यों हस्तक्षेप करे, हाँ आप मेरे में मिलिए, फिर हम बोलेंगे कि भैया जम्मू एंड कश्मीर पर आक्रमण मतलब भारत पर आक्रमण। बहरहाल इसका राइट आंसर आपको क्या होगा? डी होगा।
किस समिति की सिफारिश पर 69th अमेंडमेंट के द्वारा दिल्ली को विशेष दर्जा प्रदान किया गया है? तो इसका राइट आंसर फिर होगा एस बालकृष्णन समिति। 1987 में यह बनाया गया था और इसी ने बोला कि दिल्ली को एक ऐसा यूटी बनाया जाए जिसकी अपनी विधानसभा वगैरह हो। 70 सीटें इस विधानसभा में होती है। एक चीज और जानेंगे कि यूटीज आपको प्रत्यक्षतया प्रेसिडेंट ही रूल करते हैं, इसीलिए दिल्ली के मुख्यमंत्री वगैरह को शपथ दिलाने का काम खुद प्रेसिडेंट महोदय करते हैं। और क्या आपको जानना चाहिए कि इस समिति ने अनुशंसा की कि लोक व्यवस्था, पुलिस, इन चीजों को चाहे तो आप नोट डाउन कर सकते हैं, और भूमि, ये 3 टॉपिक्स को छोड़ करके बाकी सारे विषयों के ऊपर आपको वहां की जो भी सरकार होगी उसको आपको स्वायत्तता देनी चाहिए। न्यूज़पेपर में अभी हम लोगों ने बात भी किया था कि न्यूज़पेपर से अपने को अपडेट भी रखेंगे। दिल्ली के जो सीएम है अरविंद केजरीवाल साहब, आप देखेंगे कि हमेशा इस चीज को लेकर तत्पर रहते हैं, चीखते चिल्लाते रहते हैं कि ये 3 चीजें भी हमको हैंड ओवर करनी चाहिए। ठीक है, तो कौन कौन सी 3 चीजें हैं जिनके ऊपर दिल्ली सरकार का नियंत्रण नहीं है? तो लोक व्यवस्था, पुलिस और लैंड, दैट इज योर भूमि। तो राइट आंसर फिर इसका ए हो जाएगा। भारतीय संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार करिए। आपको मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य और डीपीएसपी, कौन से प्रावधान भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम द्वारा परिपूरित किए जाते हैं? अब राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम है सर, देखिए तो एक लोक कल्याणकारी योजना है और आप देखेंगे कि कौन से आर्टिकल्स भारत को एक लोक जल कल्याणकारी राज्य के तौर पर कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो वो ऑफ कोर्स डीपीएसपी है। भाग 4 में बताए गए हैं। भाग 4 कॉम में 4A में तो मौलिक कर्तव्य बताए गए हैं। तो ये जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं वही भारत में लोक कल्याणकारी राज्य या बहुत सारी जन कल्याणकारी योजनाओं के लिए आपको आधार उपलब्ध कराते हैं। तो फिर राइट आंसर फिर इसका आपको क्या हो जाएगा? केवल 3 डी। केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन के बारे में किस आर्टिकल में बताया गया है? तो 266 तो आप लोगों को पता ही होगा कि भारत की संचित निधि के बारे में बताया गया है, केंद्र सरकार की भी संचित निधि और राज्य सरकार की भी संचित निधि। ठीक है, आर्टिकल 249 है सच, अगर आप देखेंगे ना तो 249 में बोला गया है कि बृहत्तर राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखकर राज्य सूची के विषयों पर भी पार्लियामेंट क्या कर सकती है? कानून बना सकती है। और केंद्र शासित प्रदेशों के जो प्रशासन का प्रावधान है वो आपको आंसर आर्टिकल 239 में देखने को मिलता है। 239 ए में जाकर के देखेंगे ना तो आपको यही सारी चीजें देखने को मिलेंगी। भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस सिद्धांत की अवधारणा आयरिश संविधान से ग्रहण की गई है? इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल्स हैज बीन एडॉप्टेड फ्रॉम द आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन? आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन कहने का मतलब आयरलैंड से क्या उठाया गया है? तो मूल कर्तव्य और प्रस्तावना में न्याय हम लोगों ने सीखा है रशिया से या यूएसएसआर उसको कह लीजिए। संवैधानिक संशोधन हम लोगों ने सीखा हुआ है साउथ अफ्रीका से। मूल अधिकार और न्यायपालिका की स्वतंत्रता या जुडिशियल एक्टिविज्म, जुडिशियल रिव्यू, ये सब हम लोगों ने सीखा हुआ है आपको यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से। फिर बच क्या गया? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो कि भाग 4 में है, ये हम लोगों ने आयरलैंड से सीखा हुआ है। राइट आंसर वुड बी सी। कंसोलिडेटेड जो फंड ऑफ इंडिया है से निकासी के लिए प्राधिकरण निश्चित रूप से किसके द्वारा अपनाया जाना चाहिए? तो भारत की संसद के द्वारा। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया जो है भारत की संचित निधि, उससे संबंधित अगर धन की निकासी आपको करनी है, क्योंकि वो देश का ही पैसा होता है और देश के लोगों को ओवरऑल इंडियन पार्लियामेंट रिप्रेजेंट करती है, तो आर्टिकल 266 में इसकी बात कही गई है और इसके लिए प्राधिकार सुनिश्चित किया गया है भारत की संसद का। अगले में आ जाइए। प्रिवेंटिव डिटेंशन हैज रिसेंटली बीन रूल्ड आउट बाय द सुप्रीम कोर्ट दैट इट शुड बी यूज्ड ओनली इन द एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस। बहुत आकस्मिक, बहुत आपातकालीन परिस्थितियों में ही आपको प्रिवेंटिव डिटेंशन को प्रयोग में लाना चाहिए।
प्रिवेंटिव डिटेंशन क्या है कि एज सच इस आदमी ने कोई क्राइम नहीं किया हुआ है, लेकिन आपको लगता है कि फ्यूचर में ये कोई क्राइम कोई गड़बड़ कर सकता है, तो फॉर द टाइम बीइंग उस व्यक्ति को नजरबंद करना आपको प्रिवेंटिव डिटेंशन के तहत रखा जाएगा। ठीक है, उसमें क्या क्या बातें आती हैं? व्यक्ति को बिना कोई मुकदमा चलाए हिरासत में रखा जाता है, ये सही बात है। व्यक्ति द्वारा भविष्य में किसी अपराध को अंजाम देने से रोकने हेतु उसको डिटेन किया जाता है, ये भी सही बात है। तीसरा दे रखा है दैट पार्लियामेंट हैज द एक्सक्लूसिव राइट टू मेक लॉज रिलेटेड टू द प्रिवेंटिव डिटेंशन। प्रिवेंटिव डिटेंशन से संबंधित कानून बनाने की अनन्य शक्ति आपको पार्लियामेंट में है, ये तीसरा स्टेटमेंट भी सही है। आप देखेंगे कि इस देश में एक कानून बनाया गया मीशा, 1971 का ये कानून है। इसी के तहत जो आपको 1975 की इमरजेंसी थी, उसके विपक्ष के नेताओं को इसी कानून के अंतर्गत आपको जेल में डाला गया। मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट, मीशा। आप देखेंगे कि लालू जी की जो सबसे बड़ी वाली सुपुत्री हैं, उनका नाम भी इसीलिए मीशा भारती ही है। इसके अतिरिक्त और सारे कानून भी रहे हुए हैं। टाडा रहा हुआ है 1985 का, इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। या पोटा रहा हुआ है वाजपेयी जी के समय में 2002 का। तो ये सब प्रिवेंटिव डिटेंशन के ही कानून रहे हुए हैं। तीनों स्टेटमेंट सही है, दैट मींस राइट आंसर वुड बी। किस अनुच्छेदों के अंतर्गत अध्यक्ष सदन के किसी भी सदस्य को उसकी मातृभाषा में बोलने की इजाजत दे सकता है? आर्टिकल 143 को अगर आप देखेंगे ना, तो उसमें क्या कहा गया है? उसमें बताया गया है कि प्रेसिडेंट इन कंडीशंस में, इन सर्कमस्टांसेस कोर्ट से एडवाइस ले सकता है। वहीं आर्टिकल 122 में बताया गया है कि न्यायालय पार्लियामेंट की कार्यवाही होगी में बाधा नहीं डालेगा। आर्टिकल 50 ऐसे भी डीपीएसपी के तहत बोलता है कि कार्यपालिका और आपको न्यायपालिका के मध्य क्या होना चाहिए, आपको शक्तियों का पृथक्करण होना चाहिए। तो ये दो आर्टिकल हम लोगों ने देखा। फिर ये जो क्वेश्चन में पूछ रखा है कि सदस्य को उसकी मातृभाषा में बोलने की इजाजत, ये आर्टिकल 120 में है। राइट आंसर वुड बी योर बी। इसी भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची शामिल करने से क्या लाभ मिलते हैं? भारतीय नोटों पर आरबीआई द्वारा इसको अंकित कर दिया जाता है। ऐसा सच नहीं है। नोट निकाल करके देखेंगे ना, तो उसमें आपको 16 भाषाएं हैं प्लस 1 इंग्लिश, टोटल 17 भाषाएं आपको नोट पर दिख जाएंगी। जबकि अगर 8वीं अनुसूची की आप बात करें तो कुल संविधान में 14 भाषाएं थी। आज के समय में इसमें 22 भाषाएं हैं। और जो 92nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था 92nd, इसमें 4 भाषाओं को 8 शेड्यूल में डाल दिया गया। और वो 4 भाषाएं कौन कौन सी थी? तो वो ठीक है, इसके अतिरिक्त बोडो थी, इसके अतिरिक्त संथाली थी, और इसके अतिरिक्त मैथिली थी। मैथिली बिहार की भाषा है, संथाली आपको झारखंड छोटा नागपुर भाषा है। डोगरी भाषा आपको कहां पर चलती है? तो ये आपको जम्मू एंड कश्मीर की भाषा है। तो दैट मीन्स ये स्टेटमेंट गलत है। राज्य विधानसभा, संसद अथवा उच्चतम न्यायालय में बहस के दौरान इसका उपयोग किया जा सकता है। हाँ, ये किया जा सकता है। और साहित्य अकादमी से मान्यता मिलने लगती है। साथ ही इस भाषा की पुस्तक का व्यापक स्तर पर अनुवाद भी किया जाता है। इस भाषा में आप अपने बोर्ड एग्जाम्स वगैरह लिख सकते हैं। तो दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट सही है। पर आरबीआई नेसेसरीली नहीं ऐसा कहता है 8 शेड्यूल सारी लैंग्वेजेस देंगे। क्यों ऐसा? अभी हम लोगों ने देखा कि 22 भाषाएं हैं और यहाँ पर केवल 17 भाषाएं ही हमको, तो 5 भाषाएं फिर भी ऐसी हैं तो आपको की ऐसा नोट पर जगह नहीं दी है। ये अपने आप में क्वेश्चन है और इसका आंसर आप लोग हमको कौन कौन सी है जिनको की आपको के ऊपर जगह नहीं दी। ठीक है, 6 भाषाएं होंगी, 16 प्लस 1, ठीक है। वो 17वीं जो लैंग्वेज इंग्लिश की बात हम लोगों ने किया, वो आपको 22 लैंग्वेजेस में। मैच द फॉलोइंग करना है। 4 पार्टियां और 4 इनके ईयर्स की कब ये स्टैब्लिश की। भारतीय जनता पार्टी 1980 में बनाई गई थी।
प्रारंभिक पार्टी इसकी जो मदर पार्टी है वो जनसंघ है। इमरजेंसी जब इंदिरा गांधी जी ने लगाई और फिर 2 सालों के बाद चुनाव करवाए गए, चुनाव के पहले सारे विपक्ष के नेता जेल में थे। अब उनको लगा कि अपने अपने लिमिटेड रिसोर्सेज से चुनाव लड़ने से बेहतर है एक पार्टी बना दिया जाए विपक्ष का यूनाइटेड, जिस पार्टी का नाम था जनता दल या जनता पार्टी। और 2 प्रधानमंत्री भी यहां से आए, एक तो आपको मोरारजी देसाई साहब आए, दूसरे चौधरी चरण सिंह साहब आए। लेकिन ये एक्सपेरिमेंट जब फेल हुआ तो पुनः जनसंघ के लोगों ने अपने लिए भारतीय जनता पार्टी बना दी। और इस पार्टी ने पहले चुनाव 1984 में जब कांग्रेस ने 400 प्लस का आंकड़ा छुआ था तो इस पार्टी के हिस्से मात्र 2 आई थी। माननीय पंडित अटल बिहारी वाजपेयी साहब लगभग 1.25 लाख वोटों ग्वालियर से माधवराव सिंधिया साहब से हारे थे। मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है कि अगर आप मेहनत करें ना, 2 सीटों वाली पार्टी भी निकट भविष्य में क्या कर सकती है, आपको बहुत सारे सीट्स वगैरह जीत सकती है। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, शायद आप लोगों को हिस्ट्री का ये फैक्ट पता होगा कि एमएन रॉय साहब ने अवनी मुखर्जी साहब के साथ मिलकर के 1925 में कानपुर में इस पार्टी को स्टैब्लिश किया हुआ है। चाहे तो आप इस वीडियो को पॉज करेंगे, अगर आपको लग रहा है कि इस चीज को आपको अच्छे से नोट डाउन करना है तो 1925 में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, इस दोनों लोगों ने इसको बनाया है। तो एमएन रॉय और दूसरे अवनी मुखर्जी साहब, लिख नहीं रहे हैं आप लोग खुद से लिख लेंगे अवनी मुखर्जी। आगे जाकर के 1964 में इस पार्टी में आपको विभाजन भी होता है। आम आदमी पार्टी सबको पता होगा कि कांग्रेस के दूसरे यूपीए 2 के अगेंस्ट ये पार्टी बनाई गई। अन्ना हजारे साहब का आंदोलन हुआ था, जन लोकपाल। उसके बाद 2011 का मूवमेंट 2012 में पार्टी बना दी गई। 2 एनजीओज ने इस देश में आरटीआई के लिए या सुशासन के लिए बहुत प्रयास किया था। एक मजदूर किसान शक्ति संगठन था, MKSS, मजदूर किसान शक्ति संगठन, अरुणा रॉय साहब का। ये अपने आप में एग्जाम में पूछ, ये लिख सकते हैं मजदूर किसान शक्ति संगठन किनका है, अरुणा रॉय का है। एक अरविंद केजरीवाल साहब का एनजीओ हुआ करता था परिवर्तन, और फिर उसी एनजीओ की मेहनत से आगे जाकर के वो अपनी पार्टी बनाते हैं 2012। और फिर बच गया बहुजन समाजवादी पार्टी, तो ये 1984 कांसीराम साहब ने इस पार्टी को बनाया। आगे जाकर के मायावती जी पार्टी को लीड की। ठीक है, तो इस हिसाब से लगा लेंगे खुद से आंसर में। पहले वाले में आपको 3 आना चाहिए, उसके अगले वाले में आपको 4 आना चाहिए, तो 3 4 देखेंगे। बस सी ऑप्शन में है, सी वाले को हम लोग ऑप्ट कर लेंगे। भारतीय संविधान के 42वें संशोधन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। इसके संविधान में 11 मौलिक कर्तव्य जुड़े। स्वर्ण सिंह समिति थी जिसकी अनुशंसाओं के आधार पर आपको क्या किया गया है, तो आपको मौलिक जो कर्तव्य हैं वो लाए गए हैं। हालांकि स्वर्ण सिंह समिति जो थी, सारी चीजों को आप नोट डाउन करते चलेंगे तो अच्छे अच्छे आप कमिंग भी। स्वर्ण सिंह कमेटी ने बस 8 मौलिक कर्तव्यों की बात की थी। हाउएवर इंदिरा गांधी जी कहाँ मानने वाली थी, उन्होंने बढ़ा करके 10 मौलिक कर्तव्यों की बात कर 10 मौलिक कर्तव्य। अभी इनका नंबर कितना है तो कंफ्यूज करने के लिए दे रखा है 11 है। हाउएवर जो 11वां वाला है ना, वो 86 अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा 2002 में जो वाजपेयी सरकार थी वो लेकर के आई थी, और इसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों के मौलिक शिक्षा की बात की गई है। प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवाद, अखंडता और लोकतंत्रात्मक। 3 वर्ड तो जोड़े गए थे, समाजवाद, अखंडता और पंथ निरपेक्षता, न कि लोकतंत्रात्मक। ठीक है, अच्छा, इसके अतिरिक्त जानेंगे कि अगर एग्जाम में पूछे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन किस अमेंडमेंट को कहते हैं, तो 42वें संशोधन को। ये भी कृपलानी साहब का एक स्टेटमेंट है कि अब इस देश में कोई संविधान नहीं बचा है तो केवल अमेंडमेंट। ठीक है, तो इसमें इतने व्यापक चेंजेस किए गए हैं कि इसको अपने आप में मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। का मतलब ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। 11 नहीं 10 मौलिक कर्तव्य, 3 शब्द जोड़े गए, लेकिन लोकतंत्रात्मक की जगह पंथ निरपेक्ष शब्द। इसके पीछे की भी कहानी है सर, देखिए तो उस समय अधिकतर पार्टियां इंदिरा गांधी जी के विरोध में थी। हाउएवर एक ही पार्टी थी
इंदिरा गांधी जी को सपोर्ट किया था वो लेफ्ट वाली पार्टियां थी। तो लेफ्ट वाली पार्टियों का आपको फिलॉसफी होती है कि धर्म आपके राजनीतिक सामाजिक जीवन में मान्यता ही नहीं रखता है, तो इसीलिए जानबूझकर उनके दबाव में पंथ निरपेक्ष शब्द को इंक्लूड किया गया। Last statement that the president was given the right to disqualify the members of the state assemblies in the consultation with the election commission। यह स्टेटमेंट सही है कि राष्ट्रपति को दिया गया कि चुनाव आयोग के परामर्श से आप राज्य विधानसभा मंडलों के सदस्यों को। अब आप सोच करके देखिए कि प्रेसिडेंट किन के अंडर में रहते हैं। ऐसा ज्यादा सुपीरियर हायरार्किकल ऑर्डर में प्रेसिडेंट है, लेकिन तो प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद की सलाह से चलना पड़ता है। इंदिरा गांधी जी ने सोचा था ये अमेंडमेंट में ये प्रावधान लाते हुए कि अगर विधानसभा में भी कुछ गड़बड़ वड़बड़ हमको दिखता है तो प्रेसिडेंट के रास्ते उनको क्या कर सकते हैं, बाहर करा सकते हैं। अब एग्जाम में, अब क्वेश्चन में क्या पूछ रखा है कि कितने स्टेटमेंट इनमें से ट्रू है, तो पहला दूसरा हम लोगों ने देखा गलत है, तीसरा सही है, दैट मींस राइट ए, ओनली वन। उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या निर्धारित करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसमें निहित है? राष्ट्रपति उस राज्य को देख करके बताते हैं अपने विवेकानुसार कि राज्य की जो हाई कोर्ट में आपको कितने जजेस की जरूरत है। जो बड़ा राज्य होगा उसमें आपको ज्यादा जजेस, फॉर एग्जाम्पल इंडिया में मैक्सिमम स्ट्रेंथ आपको देखने कहाँ मिलता है? इलाहाबाद हाई कोर्ट में देखने को मिलता है। बिहार राज्य के हाई कोर्ट में जो स्वीकार्य जजेस के पद हैं वो कितने हैं, वो आप हमको बताइए। उसके अगले में देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि सभी आरोपियों को चुप रहने का अधिकार और जांचकर्ता उन्हें अपराध स्वीकार करने नहीं कर सकता है। भारतीय संविधान में चुप रहने का अधिकार किस? ऐसे ऐसे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी आपसे पूछे जाएंगे। प्राइमा फेसी आपको लगेगा कि ये वाक स्वतंत्रता की बात कर रहा है, और वाक स्वतंत्रता से संबंधित जो आर्टिकल है वो आर्टिकल 19(1) है। हाउएवर यहां बात किया जा रहा है कि किसी व्यक्ति को अगर आरोपी है, कोई व्यक्ति अगर आरोपी है किसी क्राइम को लेकर के, तो वो आप उसी के खिलाफ गवाही देने के लिए कर सकते हैं। ये सारी बातें आपको आर्टिकल 20 में देखने को मिलती। पैदल चलने का अधिकार को लागू करने वाला देश का पहला राज्य ये पंजाब है। करंट अफेयर्स में वगैरह में था। पंजाब में सालाना 4000 से अधिक लोग हैं। ये था कि पैदल चल अगर कोई आदमी रहा है, कार वाले मानते थे कि उस व्यक्ति को मेरे लिए रुकना चाहिए, भले उस आदमी ने 90% रोड पार कर रखा है, लेकिन फिर इसी कारण 4000 से अधिक मौतें होती। इसके अतिरिक्त अगर आदमी कोई पैदल चल रहा है तो कार्बन उत्सर्जन को भी कम करेगा, तो दैट मीन्स एनवायरमेंटल इथिक्स के हिसाब से भी अच्छा है, और इसके लिए विधान लाने वाला राज्य है तो पंजाब। अविश्वास प्रस्ताव के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? विधायी प्रस्ताव होता है, ठीक है, संसद के अंदर आएगा तो संसद विधायिका का काम करती है, तो दैट मीन्स विधायी प्रस्ताव ऑटोमेटिक। विपक्ष सरकार के बहुमत और शासन करने की क्षमता को चुनौती देता है, सही बात है। अविश्वास प्रस्ताव संसद में केवल उस सदन के सदस्य द्वारा ही लाया जा सकता है। ये चीजें केवल आप लोकसभा में ही ला सकते हैं। सरकार बनेगी या बिगड़ेगी, ये जैसे मोदी साहब अगर प्रधानमंत्री है ना, ये लोकसभा में उनके बहुमत के आधार पर साबित किया जाता है, न कि राज्यसभा में, राइट। तो ये स्टेटमेंट अपने आप में गलत है कि अविश्वास प्रस्ताव का सब कुछ लेना देना क्या है, लोकसभा से लेना देना है। जब आप संसद वर्ड यूज करते हैं उसमें आपकी राज्यसभा भी इंक्लूड हो जाती है। तो फिर राइट आंसर आपका है कौन सा कथन सही नहीं है, कि अपने आप में कंप्लीट नहीं। भारतीय संविधान की जो 5वीं अनुसूची है ना, किस विशिष्ट समूह के लोगों के शासन और हितों की रक्षा से संबंधित है? तो 5वीं और 6ठी अनुसूची आप देखेंगे वो जनजातीय समाज की सुरक्षा है। राइट आंसर वुड बी। अच्छा, अगर एग्जाम में आर्टिकल पूछ दिया, अनुसूची क्या है कि एक तरीके की चीजों को एक जगह पर अरेंज कर दिया गया है, तो अगर संविधान में आर्टिकल पूछे कि आपको 5वीं अनुसूची का संबंध किस आर्टिकल से है, तो ये भी ध्यान में रखिए, आर्टिकल 2 जनजातीय अस्मिता को बचाए रखने के लिए जन कल्याण की जो भी है वो इसी आर्टिकल 2 बताई गई। संयुक्त बैठक
किस आर्टिकल में है इसको नोट डाउन करेंगे, आर्टिकल 108 में है। किस देश से लिया गया है, तो ये ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। अगर संसद की लोकसभा और राज्यसभा किसी एक विषय के ऊपर एकमत नहीं हो पाते हैं, अंतोगत्वा वहां पर संयुक्त बैठक का प्रावधान है। अच्छा, संयुक्त बैठक जो है वो आर्टिकल 108 के तहत तो है, बट ये भी जानेंगे कि अगर संविधान संशोधन के विधेयक है तो इससे संबंधित आपको संयुक्त बैठक नहीं होती। अगर संविधान संशोधन विधेयक है तो दोनों सदनों से सेपरेटली पास होना होगा, तभी जाकर के वो संविधान संशोधन मान्य होगा। सामान्य विधायी प्रस्तावों के लिए आप क्या कर सकते हैं कि संयुक्त बैठक कर सकते हैं। उसकी अध्यक्षता कौन करेंगे? लोकसभा के स्पीकर हैं, अध्यक्ष हैं, वो करेंगे। और अगर लोकसभा के स्पीकर या अध्यक्ष उपलब्ध नहीं है, अध्यक्ष होंगे वो आपको अध्यक्षता करेंगे। एक तरीके से देखिए तो इस मामले में लोकसभा के पास एज है। पहला चीज की स्ट्रेंथ में भी लोकसभा राज्यसभा के दुगने से ज्यादा है, और दूसरा कि उस सदन की कार्रवाई को जो व्यक्ति कंट्रोल करेगा ना संयुक्त बैठक को, वो भी लोकसभा का ही आदमी होगा। हाउएवर क्वेश्चन में आइए तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी आएगा। भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार कौन कौन से हैं जो केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं? अब एक चीज जानेंगे, एक फैक्ट आपको लिखवा रहे हैं, उसको नोट डाउन करेंगे। आर्टिकल 14 और फिर आर्टिकल 20 से लेकर के 28 तक विदेशियों के लिए भी उपलब्ध है। लॉजिकल रीजनिंग के हिसाब से जाएंगे। पूछा जा रहा है केवल भारतीयों के लिए कौन कौन से आपको आर्टिकल क्या है उपलब्ध है, ठीक है। तो अब यहां पर देखेंगे तो आर्टिकल 14 को आपको क्या कर देना है? इलिमिनेट कर देना है जहां जहां पर हो, क्योंकि ये आर्टिकल विदेशियों को भी मिलते हैं। उनके आपको अल्पसंख्यक के अधिकारों की रक्षा, अगर कोई विदेशी है तो भाई उसकी रक्षा भारत सरकार अपने यहाँ क्यों करेगा? तो अपने देश में जाओ, अल्पसंख्यकों के अधिकारों का संरक्षण करो या मत करो, उससे हमारा लेना देना नहीं है। विदेशियों को आर्टिकल 14 और 20 से लेकर के 28 तक उपलब्ध है। केवल भारतीय पूछा जा रहा है, दैट मीन्स ये आर्टिकल उस आपके आंसर में नहीं आने चाहिए। तो आर्टिकल 14 जहां दिख रहा है उसको काट देंगे, ठीक है। इसके अतिरिक्त एक बार देखिए कि आर्टिकल 19 भी आप देखेंगे, इसके अतिरिक्त देखेंगे तो विदेशियों के लिए है 14 और फिर 20 से लेकर के 28, ठीक है। तो आप देखेंगे कि आर्टिकल 25 भी इसी रेंज में पड़ जा रहा है, तो इसको भी कट कर देंगे। दैट मीन्स राइट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 15, 16, 19, 29 एंड, ठीक है। और फिर इस तरीके से एलिमिनेशन की टेक्निक से भी आप लोग बना सकते हैं। इस चीज को चाहे तो नोट डाउन कर सकते हैं। आर्टिकल 14, 20 से लेकर के 28 है। और ये सारी चीजें अगर फंडामेंटल राइट्स वाले चैप्टर भाग 3 से संबंधित तो फिर आप लोग वीडियो बंद कर देंगे, फिर आगे आपके देखने फायदा नहीं। जोक सपाट ये सारे क्वेश्चन आपके बीपी नाम के लिंक, इनको उसी हिसाब से। भारतीय संविधान के अंतर्गत कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है? संविधान को मानना और इसके आदर्शों का सम्मान करना ये है। वैज्ञानिक वृत्ति का विकास और महिलाओं के प्रति सम्मान दिखाए लोग है। सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा, चूंकि इमरजेंसी के समय में ये लेकर के आए गए थे, और उस समय की जो इंदिरा गांधी जी की सरकार थी उनके अगेंस्ट बहुत सारे तो कार्यक्रम भी लाए गए, बहुत सारे छात्र भी उसमें थे। उन्हीं के एक मंत्री के खिलाफ बहुत अभद्र भाषा भी इस्तेमाल में लाई जाती थी। सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान भी पहुंचा, इसीलिए ये तीनों चीजें आपको जानबूझकर मौलिक कर्तव्य में है। हाउएवर सार्वजनिक चुनाव में मतदान करना, वोटिंग इन पब्लिक इलेक्शन इज नॉट अ पार्ट ऑफ आवर फंडामेंटल ड्यूटीज। हाउएवर अभी के जो कॉन्स्टिट्यूशन एक्सपर्ट्स हैं, जो भी विशेषज्ञ हैं, उनका मानना है कि इस को भी आपको कहीं ना कहीं संविधान के मौलिक कर्तव्यों में आपको जगह देना चाहिए। आप किस बात के नागरिक हैं अगर वोटिंग परसेंट 50, 60, 65% हो रहा है? वेस्टर्न कंट्रीज में जाकर के देखेंगे 90-95% तक वोटिंग होता है। जब केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं से लाभ लेना होता है तब तो सारे लोग आ जाते हैं, लेकिन अगर एक अच्छी सरकार चुनने की बात आती है तो कोई सा भी मौसम हो हम लोग रूम नहीं होते हैं। तो इस वीडियो को देखने के साथ साथ डिस्क्रिप्शन आईएएस की तरफ से आपका जहां पे भी वोट पड़ा हुआ है वहां जाकर के वोट जरूर
करेंगे और बीइंग एन अलर्ट सिटीजन आप दूसरे लोगों को। भारतीय संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों के बंटवारे की व्यवस्था निम्नलिखित में से किस एक्ट में की गई है? तो 1935 का ये एक्ट है। आप लोगों को ये चीज पता होगा कि 1935 के एक्ट में ही क्या किया गया था कि केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति के बंटवारे की व्यवस्था की गई थी क्या? और इसी एक्ट को लेकर के जवाहरलाल नेहरू साहब का एक फेमस स्टेटमेंट भी है कि सरकार ने, ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों को ऐसा कार दे दिया है में केवल ब्रेक है और इंजन है। कार को आगे चलाने का काम, अगर कार को देश से अगर उसकी तुलना की जाए, कार को आगे चलाने का काम कौन सा पार्ट करता है? इंजन करता है, और वो इंजन इसमें था ही। अच्छा, ये भी जानेंगे कि साइमन कमीशन की अनुशंसाओं के आधार पर ही इस एक्ट को ड्राफ्ट किया गया था। ठीक है, तो अगला 26 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑर्डर इशू क्या होता है कि आप लेट्स से सरकारी पक्ष के हैं या विपक्ष के हैं, संसद में या विधानसभा, अपने पक्ष की नीतियों, अपनी दल की नीति आप स्ट्रॉन्ग हैं या दूसरे दल की नीति कर रहे हैं, इसको दिखाने के लिए आपको एक संख्या बल में संसद में या विधानसभा में प्रेजेंट होना चाहिए। ये सब काम कौन इंश्योर करता है? पार्टी के लिए। अगले में मार देखेंगे क्या लिख रखा है। द कॉन्सेप्ट ऑफ व्हिप इन इंडिया इज इनहेरिटेड फ्रॉम द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन। अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से हम लोगों को भारतीय संविधान में विरासत में मिला है, तो स्टेटमेंट है और गलत स्टेटमेंट है, तो इसका मतलब हुआ कि अमेरिका से नॉलेज से सीखा हुआ है। राइट, इस चीज को अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लेंगे कि व्हिप की प्रक्रिया हम लोगों ने अमेरिका से न सीखा है। 4 स्टेटमेंट है और फिर कौन सा सत्य नहीं है, तो आपको क्या इसका मतलब सी वाले पढ़ेंगे आपको। दल बदल विरोधी कानून भारतीय संविधान का हिस्सा कब बनता है? 1985 में। और 1985 में इसको किस शेड्यूल में जगह दिया गया है? तो 10th शेड्यूल। और किस अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू जो है सो की अमेंडमेंट। लोकसभा सचिवालय का प्रशासनिक प्रमुख कौन होता है? लोकसभा अगर आपसे पूछा जाए तो उसको हेड करने का काम कौन करते हैं? लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। लेकिन ये सचिवालय की बात की जा रही है और उसके प्रशासनिक प्रमुख की बात की जा रही है। हमेशा जानेंगे आप लोग कि कार्यपालिका भी 2 तरीके की। कार्यपालिका में एक तो राजनीतिक कार्यपालिका हो गई जो मंत्री वगैरह हो गए, और दूसरा सिविल सर्वेंट जो आईएएस आईपीएस होते हैं उनको बोला जाता है प्रशासनिक कार्यपालिका। एक्चुअली में नीतियां बनाने का काम राजनीतिक कार्यपालिका करती है और उनको इम्प्लीमेंट करने का काम कौन लोग करते हैं? तो उनको इम्प्लीमेंट करने का काम तो भी आपके आईएएस आईपीएस ऑफिसर हैं वो लोग कर रहे होते हैं। ठीक है, तो प्रशासनिक प्रमुख कौन सा व्यक्ति होना चाहिए? आईएएस आईपीएस में से कोई होना चाहिए, मतलब कोई सा नौकरशाह होना चाहिए। इन चारों लोगों में देखिए नौकरशाह एक ही व्यक्ति है, लोकसभा महासचिव। राइट, इसीलिए बोलते हैं कि संपूर्ण ज्ञान से ही क्वेश्चन नहीं बनते हैं, आप लोग स्मार्ट होकर के भी आंसर तक। कौन कौन सी कमिटियां आपको पंचायती राज्य से संबंधित है? तो थुंकन भी है, जी के राव भी है, हनुमंत राव भी है, ये टाउन प्लानिंग से संबंधित है। सिंघवी समिति भी है। अगर एग्जाम में आपसे पूछे 1986 की कमेटी थी कि किस समिति की अनुशंसा, किस समिति ने अनुशंसा की कि इन लोगों को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिलना चाहिए स्थानीय स्रोत, तो सिंघवी कमेटी है। गाडगिल कमेटी और रंगराजन कमेटी वेस्टर्न घाट के प्रोटेक्शन से है। ये इकोलॉजिकल कमिटीज के नाम है। गाडगिल कमेटी, माधव गाडगिल इनका पूरा नाम था, और रंगराजन कमेटी के वेस्टर्न घाट के प्रोटेक्शन से है। बस 4 नंबर को आपको एलिमिनेट कर देना है। देखिए 4 नंबर नहीं है। इसके अगले में देखिए, संविधान का कौन सा अनुच्छेद पंचायतों को कर, शुल्क, पथ कर और फीस लगाने, एकत्र करने एवं आवंटित करने का अधिकार देता है? पंचायतों से संबंधित आर्टिकल 243,
ई 5वां अल्फाबेट होता है और इनका कार्यकाल भी 5 साल का होता है। तो ऐसे याद रख सकते हैं कि 243 में आपको पंचायत के कार्यकाल की चर्चा की गई है। ठीक है। एफ मतलब होता है, एफ को समझेंगे फेल। ठीक है, कोई सा भी सदस्य अगर फेल हो जा रहा है, डिस्क्वालीफाई हो जा रहा है, तो कौन सा व्यक्ति पंचायत का सदस्य बनने के लिए, चुनाव वगैरह लगने के लिए क्वालिफाइड होगा, कौन सा व्यक्ति डिस्क्वालीफाइड होगा, इसकी चर्चा एफ में की गई है। फिनेंस कमीशन, फिनेंस में देखेंगे ना आई आता है, तो ये यही वाला आई यहाँ उठ गया है। 243 आई में आपको चर्चा की गई है फिनेंस कमीशन की, कौन कौन सी चीजों पर आपको पंचायतें काम करेंगी। इसके लिए 11th शेड्यूल में 18 विषय बताए गए हैं, जैसे कृषि क्या। ठीक है, तो ये सारी बातें बताई गई हैं आर्टिकल 2H में। राइट आंसर इसका आपको लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए, लास्ट क्वेश्चन में बताए थे कि अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में लाया जा सकता है, कितने सांसदों का समर्थन चाहिए होगा, तो बेयर मिनिमम आपको 50 सांसद चाहिए होंगे। पेशा अधिनियम के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन का चुनाव करिए। ये एक्ट 1995 में अधिनियमित किया गया था, ये गलत है, ये 96 का एक्ट है। उसके अगले में देखिए, पंचायती राज मंत्रालय पेशा अधिनियम के प्रावधानों के कार्यान्वयन हेतु नोडल मंत्रालय है, ये सही स्टेटमेंट है। इसका उद्देश्य जनजाति एवं हरिजन समुदायों का सशक्तिकरण और उन्हें मुख्य धारा में लाना। मुख्य धारा से ज्यादा यह है कि जनजातीय प्रशासन है, जनजातीय क्षेत्र है, उन लोगों की जो भी स्थानीय स्वशासन की इकाइयां रही हुई को हम प्रोटेक्शन देंगे, को पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के इक्विवेलेंट समझेंगे, और भू अधिकारों पर जो भी आपको वन सभा होगी, जो भी जनजातीय लोगों की सभा होगी, अधिकार वगैरह देंगे। ठीक है, तो इनमें से कौन सा सत्य कथन है, तो सत्य कथन इकलौता बी है। ए इसलिए नहीं है क्योंकि आपका इसका ईयर नहीं। राज्यसभा के सभापति अथवा उपसभापति का पद रिक्त होने की स्थिति में सदन की अध्यक्षता कौन करता है, राष्ट्रपति नहीं, राष्ट्रपति कभी नहीं करता। ये जानेंगे कि संसद बनती है लोकसभा राज्यसभा प्लस राष्ट्रपति, लेकिन राष्ट्रपति अध्यक्षता नहीं करते हैं। सभापति और उपसभापति अगर नहीं है तो राज्यसभा के जो सदस्य हैं उन्हीं में से इन्हीं को ये बनाया जाता है टेम्पोररी अध्यक्ष। और ये चीजें भी अगर नहीं है तो राष्ट्रपति किसी व्यक्ति को नियुक्त कर सकते हैं। बहुमत दल के नेता को कभी नहीं बनाएंगे, वरिष्ठतम सदस्य को भी नहीं बनाएंगे, और राष्ट्रपति स्वयं तो अध्यक्षता नहीं कर। यहाँ भी सामान्य प्रज्ञा से हमेशा ध्यान में रखेंगे, पॉलिटी के बहुत सारे क्वेश्चन आप सामान्य बुद्धि में अप्लाई करके, जैसे लोकसभा सचिवालय के प्रशासनिक के बारे में हम लोगों ने बात किया। न्यूज़पेपर पढ़ते रहेंगे तो प्रशासनिक व्यक्ति कौन सा होता है आपको पता होगा, उस हिसाब से इसके करेक्ट आंसर। विशेष सत्र हमारे संविधान में कहां पर उल्लेखित है, कहीं पर उल्लेखित नहीं है, ना भाग 5 में, ना 6 में, ना 7 में। राइट आंसर। संविधान की 6ठी अनुसूची ये भी देखिए जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है। इसमें 4 राज्य हैं, ए एम एम। ए स्टैंड फॉर आसाम, टी स्टैंड फॉर त्रिपुरा, एम से मेघालय है और एम से मिजोरम है। असम को काट देंगे, क्वेश्चन ही पूछा है कौन कौन सा नहीं है। त्रिपुरा को काट देंगे, मेघालय को काट देंगे, बच गया मणिपुर। ठीक है, 5वीं और 6ठी अनुसूची जनजातीय क्षेत्रों की। कुछ राज्य हैं जहां पर महिलाओं के लिए 50% रिजर्वेशन है, बिहार में है, ये तो जानेंगे ही जानेंगे। इसके अतिरिक्त और इन किन राज्यों में है, वो केरल में भी है, उड़ीसा में भी है, महाराष्ट्र में भी है। दैट मींस राइट आंसर वुड बी। उसके अगले में देखिए, पार्डनिंग पावर ऑफ द गवर्नर, 3 चीजें बताई गई हैं और आपको मैच करना है कि कौन सी चीज कहां रखी, इस आर्टिकल में रखी गई। तो अगर राष्ट्रपति आर्टिकल 70 के तहत उनकी पार्डनिंग पावर है, उनकी आ सकती है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसी में आप 89 अगर जोड़ देते हो, शायद ये आप लोगों को पता भी होगा कि जो भी आपको पार्लियामेंट पे एप्लीकेबल आर्टिकल होते हैं, इनिशियली अगर आप उनमें 89 नंबर जोड़ देंगे तो फिर आपको सेम आर्टिकल राज्य के संदर्भ में मिल जाएंगे।
तो अगर प्रेसिडेंट की पार्डनिंग पावर 72 में है तो उसमें 89 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 150 और 11 161, तो 61 आपको आंसर में है। और आगे जाकर के ये पैटर्न प्लस 90 में कन्वर्ट हो जाता है। कहां से कन्वर्ट हो जाता है? तो वार्षिक वित्तीय वितरण जो होता है, विवरण होता है, वो संसद के लिए किस आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 112 में है। और राज्यों के लिए आर्टिकल, इसमें फिर 90 जोड़ देंगे तो 202 में है, क्या ना? तो इसी वाले आर्टिकल से, जिसको आम बोलचाल की भाषा में हम लोग बजट बोलते हैं, हालांकि बजट शब्द हमारे संविधान में कहीं पे भी मेंशन नहीं किया गया है, संसद के लिए आर्टिकल 112 और राज्यों के लिए 202। ठीक है, तो इस पैटर्न को आप लोगों में से बहुत लोगों ने गौर भी किया होगा, नहीं किया है तो अभी। तो राज्यपाल की पार्डनिंग पावर 161 में होनी चाहिए, उसको एक बार देखेंगे कि कहां कहां पर आंसर में आपको 161 है। ठीक है, तो ये देखेंगे पहले वाले में कहां पर आपको ऑप्शन में दे रखा है सी, ये फिर आपको पहले का सी, दूसरे का ए और तीसरे का बी। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए और असत्य कथन का चयन करिए। ठीक है, अब लेट से आपको नहीं पता है मिजोरम और नागालैंड में लोकसभा सीटें समान है कि नहीं है। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सर्वाधिक 80 सीटें हैं, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। और पूछा गया है असत्य कथन, तो इस चीज को तो आप क्या करेंगे? एलिमिनेट कर देंगे। यूपी की जनसंख्या ही 20 करोड़ प्लस है, सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला राज्य है, तो सबसे ज्यादा लोकसभा सीट है, इसको हटा देंगे। स्थानीय निकायों के चुनाव में आरक्षण की व्यवस्था है, ये भी सही स्टेटमेंट है। अभी हम लोगों ने देखा महिलाओं के लिए आरक्षण, SC ST कम्युनिटी के लिए आरक्षण, किस आर्टिकल में है वो भी चाहे तो नोट डाउन कर सकते हैं, 243। सभी केंद्र शासित प्रदेशों में लोकसभा की सीटें समान है, ये गलत स्टेटमेंट है। दिल्ली के बारे में देखिए 7 है वहां पर, दमन एंड दीव, दादर और नागर हवेली में 2 है, और जम्मू एंड कश्मीर राज्य को खत्म करके 2 जो केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए हैं, तो उसमें जम्मू कश्मीर में 5 लोकसभा की सीटें हैं। तो दैट मीन 7 इज नॉट इक्विवेलेंट टू 5 इज नॉट इक्विवेलेंट टू 2। इसका मतलब असत्य कथन आपको अंतरराज्यीय परिषद के बारे में 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं। अंतरराज्य मतलब राज्यों के मध्य विवादों के निपटारे के लिए परिषद, इसकी परिकल्पना ही की गई है राज्यों और केंद्र के बीच चर्चा के लिए एक मंच के रूप में, सही स्टेटमेंट है। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 156 में ये उसके अंतर्गत ये वैधानिक निकाय है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आर्टिकल 2 में ये दिया हुआ है। आर्टिकल 263 है, इसका मतलब ये वैधानिक निकाय नहीं है, संवैधानिक निकाय है। और न सिर्फ संवैधानिक निकाय है, बल्कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के काफी पहले से ये ऑलरेडी हमारे मूल संविधान में इंक्लूडेड है। इसका मतलब ये गलत है। मुख्य कर्तव्य क्या है कि राज्यों के बीच जो विवाद होते हैं उनकी जांच करना, उन पर सलाह देना। एक ही नदी अगर 2-3-4 राज्यों से बह के जाती है, जैसे कावेरी, उसके जल का युक्ति संगत बंटवारा कैसे हो, ये सारी बातें आपको यहाँ पर डिस्कस की जाती है। सही पूछा है तो दूसरा अगर गलत है तो इसका मतलब पहला और तीसरा आपको करेक्ट है। राइट आंसर वुड बी कॉलेजियम प्रणाली, जो कि जजेस वगैरह को अपॉइंट करने के लिए इस देश में इस्तेमाल में लाई जाती है, हमारे संविधान में कहीं की गई है। उसके बारे में देखिए क्या लिख रखा है कि सुप्रीम कोर्ट में कॉलेजियम की अध्यक्षता भारत सरकार के मुख्य न्यायाधीश करते हैं, और इसमें शीर्ष न्यायालय के 5 अन्य वरिष्ठतम न्यायाधीश होते हैं। तो टोटल 1+4 चलता है, न कि 1+5 जो कि यहाँ लिखा हुआ है, गलत है। हाई कोर्ट कॉलेजियम में हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और 3 वरिष्ठतम न्यायाधीश, यहाँ भी 1+4, ये भी गलत है, टोटल 5। सरकार कॉलेजियम की पसंद के संबंध में कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकती। नहीं, ऐसा नहीं है कि कॉलेजियम के सारे आपने नाम आगे किए और उनको आनंद फानंद में क्या कर लेगी, अपॉइंट कर देगी। ठीक है, आप लोगों को पता होगा कि 99th अमेंडमेंट के नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन को लाने की बात की गई थी केंद्र सरकार के द्वारा। अपने आप में एक अच्छा ही इनिशिएटिव था। क्यों अच्छा इनिशिएटिव था, सोच करके देखिए कि देश में विधायिका को लोग कंट्रोल करते हैं, कार्यपालिका को विधायिका कंट्रोल करती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को कौन कंट्रोल करता है, इस चीज का आप जवाब नहीं दे सकते हैं। एंड दिस इज द एग्जैक्ट रीजन कि आपको यहाँ भी सिस्टम को भी थोड़ा मोड़ा चेंज किया जाना चाहिए। तीनों स्टेटमेंट गलत हैं, इसका मतलब ऑल द स्टेटमेंट आर फॉल्स।
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 233 और 234 में क्या बताया गया है? एक क्वेश्चन में हम लोगों ने बात किया था कि 233 से 237 अधीनस्थ न्यायालयों की बात की गई है, तो दैट मीन्स इसमें जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति की। भारतीय संविधान का कौन सा प्रावधान, कौन सा अनुच्छेद यह प्रावधान करता है कि उचित कानून बनाकर योजनाओं के जरिए निशुल्क कानूनी सहायता आपको प्रदान की जाए? आर्टिकल 39A है, और इसी की भावना के अनुरूप आगे जाकर के नालसा की स्थापना की जाती है, और नालसा जो असहाय व्यक्ति हैं उनको आपको क्या करता है? लीगल सहायता देता है। राइट आंसर क्या होगा? सी। कैग के बारे में कौन सा कथन असत्य है? पद को छोड़ने के बाद वो राज्य सरकार या केंद्र सरकार के पास कोई पद धारण नहीं करने योग्य नहीं है, ये सही बात है। उसके प्रशासनिक खर्च संसद के मत के अधीन है, ये मत के अधीन नहीं है। हालांकि कैग को इस देश में लगभग 250 करोड़ का बजट अलॉट किया जाता है, जो कैग बार बार बोलते हैं कि कम है। हाउ एवर ये संचित निधि से दिया जाता है, न कि संसद के मत के अंतर, और दोनों सदनों में अक्षमता या दुर्व्यवहार साबित होने के आधार पर ही कैग को उसके हटाया जा सकता है। तो ये है। कथन असत्य कितने हैं? तो केवल एक कथन, संसद के मत के अधीन ये नहीं होता है, बल्कि कंसोलिडेट संचित निधि पर भारी होता है। दैट मीन्स ये इसका राइट आंसर। अनुच्छेद 19(2) के अंतर्गत भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के प्रयोग पर तर्क संगत प्रतिबंध लगाए जाते हैं, लेकिन किस परिस्थिति में इसको उचित नहीं ठहराया जा सकता है? तो सार्वजनिक व्यवस्था इसके लिए उचित ठहराया जा सकता है। ऐसा नहीं हो कि रोड पे निकल करके आप किसी जाति, धर्म, भाषा के प्रति अनर्गल बोल दें। राजनेता कभी कभी बोल देते हैं, लेकिन उनको लगता है कि इस देश में विशेषाधिकार प्राप्त है, ठीक है, तो इसके लिए आप ठहरा सकते हैं, प्रतिबंधित कर सकते हैं। राज्य की सुरक्षा के लिए भी आप क्या कर सकते हैं कि प्रतिबंध लगा सकते हैं वाक स्वतंत्रता पर। मानहानि, ऐसा नहीं है कि अनर्गल आप किसी व्यक्ति के बारे में बोलेंगे, ठीक है, या अडानी अंबानी के बारे में कोई बिटर स्टेटमेंट बोलेंगे, अगर वो लोग अपने पर आ गए और मानहानि के मुकदमे उन्होंने दायर करने शुरू कर दिए, तो आम जनता, मतलब कोई वैसा आदमी है, उसके लिए परेशानी। हाउएवर राजद्रोह ये अंग्रेजों के समय का एक कानून था 1870 का, और अभी केंद्र सरकार ने बोला है कि केंद्र सरकार की नीतियों का विरोध करना या राज्य सरकार की नीतियों का विरोध करना दैट रियली डजंट मीन कि आप भारत राज्य का, भारत संघ का विरोध कर रहे हैं। तो राजद्रोह के मामलों पर इसको है राज्य सरकार की नीतियों की आलोचना या केंद्र सरकार की नीति की आलोचना, दैट रियली डजंट मीन कि आप भारत सरकार के। एक्ट कब का है? अंग्रेजों के कालखंड में 1870, और आप कमेंट में हमको बताएंगे कि इस समय कौन सा अंग्रेज था। वही व्यक्ति था जिसकी आपको अंडमान निकोबार में हत्या की। भारतीय संविधान के कौन से भाग में समान नागरिक संहिता आर्टिकल 44 है? इसका मतलब आर्टिकल 44 है, इसका मतलब कि ये आपको डीपीएसपी में है, और डीपीएसपी किस पार्ट में है? तो पार्ट 4 में है। पूरे मौलिक कर्तव्यों से मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त अधिनियम 2023 के चुनाव समिति में कौन सा कथन सही नहीं है? किस व्यक्ति को मुख्य चुनाव आयुक्त चुना जाएगा? इसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री करेंगे। प्रधानमंत्री द्वारा नामित एक कैबिनेट मंत्री होना चाहिए। लोकसभा में विपक्ष का नेता या सबसे बड़े विपक्षी दल का नेता। दो चुनावों में ऐसा क्या हुआ ना कि कांग्रेस के पास 10% नंबर ही नहीं आया, तो अगर मान लीजिए विपक्ष की आवाज सुननी भी जरूरी है, तो विपक्ष में अगर के पास, किसी दल के पास, सबसे बड़े दल के पास भी 10% है, तब हम क्या करेंगे? सबसे बड़े विपक्षी दल के नेता को आमंत्रित करेंगे। हाउएवर ऐसी किसी भी समिति में कभी भी हम लोग राष्ट्रपति को इन्वॉल्व नहीं करते हैं, तो ऐसे भी इसका आंसर आप बी ऑप्ट कर सकते हैं। राष्ट्रपति का काम रिकमेंडेशंस के बाद फाइनली उनको अपॉइंट करना होता है, न कि ऐसी किसी। इसीलिए पॉलिटी आप सामान्य प्रज्ञा से भी बहुत सही कर सकते। कॉलेजियम प्रणाली के माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों राष्ट्रपति द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? आर्टिकल 124 और 217। ये सुप्रीम कोर्ट के लिए एप्लीकेबल होता है, और ये हाई कोर्ट के एप्लीकेबल होता है। 32 और 226 तो पहले ही क्वेश्चन में उन्होंने बात किया था, रिट्स। अध्यादेश जारी करने के संदर्भ में राष्ट्रपति जो अध्यादेश लाते हैं किस आर्टिकल के तहत? ऑर्डिनेंस तहत।
कौन सा कथन सही नहीं है? आर्टिकल 123 में का उल्लेख है राष्ट्रपति द्वारा कभी वापस नहीं लिया जा सकता है, ये गलत स्टेटमेंट है। इस तरीके से संसद अपने बनाए गए कानून को है, तो जब पार्लियामेंट कंप्लीटली रनिंग नहीं होती है उसी समय तो अध्यादेश लाया जाता है। तो अगर आप सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं संसद के काम और संसद अपने बनाए गए कानूनों को वापस ले सकती है, तो डेट मीन्स अध्यादेश को भी क्या किया जा सकता है, वापस लिया जा सकता है। 4 स्टेटमेंट है, सही नहीं है, डेट मीन्स राइट आंसर। भारतीय संघ निम्नलिखित में से किसके प्रतिरूप पर आधारित है? तो ये कनाडा, बहुत सामान्य सा क्वेश्चन है। कनाडा का प्रतिरूप अपनाया है केंद्र के साथ भारत राज्यों का संघ। भारतीय संघ को केंद्रीय प्रवृत्ति अभिमुख संघ की संज्ञा किसने दी? Who called the Indian Union a centrally oriented union? एक ऐसा यूनियन जिसमें शक्ति का जो पलड़ा है वो केंद्र सरकार के प्रति ज्यादा झुका हुआ है। ये बातें बताई गई हैं आइवर जिन के द्वारा। राइट आंसर